साथियों, जय कल्पामृत। कल्पामृत सक्सेस एकेडमी में आए हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस जूम वेबिनार में आए हुए सभी नए साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज के हमारे गेस्ट स्पीकर, हमारे आदरणीय, हमारे पूजनीय डॉक्टर आर के सिंह जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और पूरे कल्पामृत परिवार की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, मेरा नाम काव्या है और मैं अयोध्या से हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल्पामृत सक्सेस एकेडमी के माध्यम से हमें टाइम टाइम पर बहुत सारी बीमारियों का या बहुत सारे हमारे इतने प्रोडक्ट हैं उनकी जानकारी देने के लिए ऑनलाइन वेबिनार कराए जाते हैं, जिसमें कल्पामृत के माध्यम से एक बहुत ही शानदार मिशन डायबिटीज फ्री सोसाइटी या हिंदी में कहें तो मधुमेह मुक्त समाज चलाया जा रहा है, जिसका लाभ हमारे कल्पामृत परिवार के तो लोग ले ही रहे हैं, जिसके माध्यम से हम उन तक पहुंच रहे हैं वो लोग भी इसका लाभ ले चुके हैं, क्योंकि हमारे पास इसके हजारों टेस्टिमोनियल मौजूद है कंपनी में और हमारे पास भी होंगे। लेकिन साथियों, अगर मैं बात करूं तो हमारा जो आधुनिक विज्ञान यानी कि हमारा जो आज का मॉडल साइंस बोलता है कि मधुमेह से मुक्ति नहीं मिल सकती या सिर्फ उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि साथियों मैं एक बात कहा करती हूं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमने कल्पामृत के प्रोडक्ट के माध्यम से और हमारे आदरणीय आर के सिंह सर जी के माध्यम से हजारों लोगों को डायबिटीज फ्री किया जा चुका है। और साथियों, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच हमारे रिनाउंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर आर के सिंह जी आज हम सभी के बीच खुद मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिनसे आज हमें जानने और समझने को मिलेगा कि डायबिटीज क्या है और इसका शरीर पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है और इस बीमारी के हमारे शरीर पर क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखकर हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। अभी तक हम साथियों एक भ्रम में जी रहे थे, क्योंकि अभी तक हम उस दृश्य से अनजान थे। अभी हम दूसरे हमारा वो भ्रम दूर हुआ हमारे आदरणीय डॉक्टर आर के सिंह सर के माध्यम से कि डायबिटीज कंट्रोल नहीं, डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो सकती है, मतलब डायबिटीज फ्री व्यक्ति हो सकता है, बशर्ते जैसा कि हम सभी जानते हैं साथियों कि शरीर है और हर बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। किसी पर दवाइयां थोड़ा सा लेट काम करती है और किसी पर थोड़ा सा जल्दी काम करती है, तो हमें यहाँ पर पेशेंस यानी कि धैर्य बना के रखना है और हमें अच्छे परिणामों का इंतजार करना है। और हम एक बात से और परिचित है साथियों कि जब तक किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं और अगर आपने उस पर अपने खान पान पर अपने दिनचर्या में आपने अगर सुधार नहीं किया, तो मैं तो क्या, ब्रह्मांड की कोई भी जड़ी बूटी उस व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कर सकती। साथियों, यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि आज हमारे साथी कुछ नए भी जुड़े हैं हमारे पास साथ आज इस जूम वेबिनार में, मैं थोड़ा सा अपने आदरणीय आर के सिंह सर जी का मैं परिचय देना चाहूंगी। यहाँ पर जितने भी साथी आज जुड़े हैं, डॉक्टर आर के सिंह जी ने एक प्राकृतिक चिकित्सा में इन्होंने डॉक्टरेट हासिल कर रखा है और जैसा कि जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उनका ये मिशन 2000 से सन 2000 से चल रहा है और अपने कुछ प्रोडक्ट पर रिसर्च करके डायबिटीज का इलाज करने के लिए हर्बल फॉर्मूला रिसर्च करके हमारे लिए तैयार किया है और 2010 से लोगों के बीच में जा जा करके लोगों को मधुमेह के बारे में जागरूक कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं साथियों। मधुमेह मुक्त समाज बनाने में अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर रखा है। कई बार हम किसी मीटिंग में उपस्थित होते हैं तो वहां पर हम संख्या को देख करके हमारा मनोबल टूटने लग जाता है साथियों। तो ये बात हमें उनसे सीखनी चाहिए कि इस उम्र में भी वो उन्होंने, आप जब भी उनसे बात करेंगे तो आप डायबिटीज के विषय में बात करेंगे और वो हर मुमकिन प्रयास करते हैं हमें गाइड करने के लिए और आज उन्हीं के मार्गदर्शन में जितने भी डायबिटिक एडवाइजर हैं वो आज अपने डायबिटिक एडवाइजर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी की दो जोरदार तालियों के साथ
और हम सभी मिलकर उनका सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और हमारे कल्पामित्र परिवार के जितने भी सदस्य आज यहाँ पे उपस्थित हैं, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को नमन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोगों ने अपना अपना समय निकाल के यहाँ पे आज आए हैं। और कल्पामित्र जैसा आपके ध्यान में है कि बहुत ही एक नेक काम की तरफ आगे बढ़ रहा है, और उस नेक काम का काम है, या यूं कहें उसका सेवा का काम जो हम ये काम कर रहे हैं, इसको मैं व्यवसाय नहीं मानता, इसको मैं सेवा मानता हूँ। और इस सेवा के काम में कल्पामित आगे बढ़ा हुआ है। उनका ध्येय है, उनका लक्ष्य है मधुमेह मुक्त समाज बनाना, स्वस्थ समाज बनाना। तो ये बताता है कि हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या हमारे कंपनी के जो मैनेजमेंट टीम है, वो कितने दूरदर्शी है। केवल समाज से लेने के लिए, व्यवसाय में क्या होता है कि हम समाज से लेते हैं, पर हमारे जो मैनेजमेंट है वो समाज से केवल लेने के लिए नहीं आए हैं। संभवतः जितना समाज से लेते हैं उसके दुगना समाज को देने के लिए आए हैं। हम सब एक टीम बना के आपके माध्यम से, और वो देने का जो लक्ष्य है वो है स्वस्थ समाज, मधुमेह मुक्त समाज बनाना। कल्पामित का एक ही जो मूल मंत्र है जिस पे कल्पामित आगे बढ़ रहा है, और हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। हम हमारे समाज के सारे लोग सुखी हों और स्वस्थ हों। अब देखिए, मैं इस काम को, इसके पहले कि हम बताएं कि कैसे मधुमेह मुक्त जीवन जी सकते हैं, मैं आप लोगों के ध्यान में लाऊं कि हम इसको व्यवसाय नहीं मानते। मैं व्यक्तिगत रूप से कभी इसको व्यवसाय नहीं मानता, हम इसको सेवा मानते हैं। और मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, अभी हाल फिलहाल की बात है कि एक सज्जन है जिनको डायबिटीज है, और साथ में उनके पैर में, एरी में, हिल्स में एक जख्म हो गया था। और वो जख्म धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया था कि इस पार से उस पार दिखता था, एरी के पास। और पहले से उनको पैर के अगले भाग में जहाँ पे पंजा है वहां पे जख्म था, डॉक्टर साहब उसको कट कर चुके हैं। अब डॉक्टर साहब कहते थे कि इतना बड़ा जख्म हो गया, आप लेट करेंगे तो आपके लिए जोखिम होगा, तो इसको जो है सो आप कट कर दीजिए। कहाँ से? हील्स के ऊपर से। हील्स के ऊपर से पैर को कट करने की बात आ रही थी। इसी बीच में आपके जैसे जो सेवा भावी भाव से हमारे कल्पना परिवार से जुड़े हुए हैं, ऐसे भारत के लगभग स्टेट में जुड़े हुए हैं, तो ईश्वर की बड़ी कृपा कि आपके जैसे किसी सदस्य से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन वो सदस्य भी उस दृश्य को देख के, उस जख्म को देख के घबरा गए, और उन्होंने फोटो निकाल के और सामने से मुझे कॉल किया कि डॉक्टर साहब ये तो बहुत भयानक है, शायद ये ठीक नहीं हो पाएगा, हम इस केस को नहीं ले पाएंगे। हमने उनको भरोसा दिया कि 100% लिख के मैं देता हूँ। कोई भी डॉक्टर लिख के कभी किसी चीज के लिए नहीं देता, तो मेरा कॉन्फिडेंस है। हमने उनको बताया कि आप विश्वास करिए, हम लिख के देते हैं, इनका जख्म भरेगा। करना क्या है? 3 बार ईएमआर को पिलाना है, 3 बार ईएमआर को पिलाना है। और साथ में हमने ये बताया था कि एक ईएमआर का बोतल अलग से ले लीजिए, एक पिलाने के लिए और एक अलग से। और उस ईएमआर के बोतल में तुलसी जी का जो प्रोडक्ट है उसको मिला देना है, और 3 बार उस जख्म पे लगाना है। उन्होंने बताया कि जख्म पे तो लगाएंगे तो सब बाहर निकल जाता है, हम कहीं नहीं, दूसरे तरफ से आप रुई लगा दे, कॉटन लगा दे, और उसको 3 बार लगाएं। प्रभु की कृपा, 25 से 30 दिन जाते जाते 95% उनका जख्म ठीक हो गया। जहां वो खड़ा नहीं हो पाते थे, आज के दिन में कम से कम 2 किलोमीटर चलते हैं। 2 किलोमीटर, वो कम से कम 2 किलोमीटर चलते हैं, जबकि पहले वो खड़ा भी नहीं हो पाते थे। मेरी आवाज आ रही है? आवाज प्रॉपर आ रही है? कोई आदमी मुझे बताएंगे? हेलो, अक्षय जी, आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अब हम यहाँ से चलते हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ,
या यूं कहें कि मुझे भिक्षा के रूप में एक वस्तु दीजिए, वो है आपका समय, कि ये 45 मिनट मुझे चाहिए, पर बिना डिस्टरबेंस का आपका ध्यान यहाँ पे रहे, केवल हम ऑन नहीं रहेंगे तो हमें बहुत बड़े काम पे निकलेंगे, इतना बड़ा काम कि आप सोच नहीं सकते। तो 45 मिनट मुझे आप लोगों से चाहिए बिना डिस्टरबेंस का। हमारा जो स्वास्थ्य है वो 3 पिलर पे निर्भर करता है। पहला, स्वास्थ्य हमारे 3 पिलर पे निर्भर करता है, जिसमें पहला आता है शारीरिक श्रम, दूसरा आता है पोषक तत्व, और तीसरा आता है ऊर्जा। ऊर्जा, शक्ति, ऊर्जा जो है सो हमें जीवित रखता है। जैसे अभी अंधेरा है, पर ऊर्जा, पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है तो प्रकाश है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में जब तक हम ऊर्जा है तो हम जीवित हैं। जिससे हमारे शरीर से ऊर्जा गया तो अंधेरा, मतलब हमारा काम खत्म हो गया। अ, अ, कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि हमने क्या किया था, तो 100 ml का जो हमारा ईएमआर का बोतल है, उसमें हमने 15 ml का तुलसी तुलसी जी का जो ड्रॉप है 15 ml हमने एक ही साथ मिलवा दिया, और उसको उसको बताया कि उसको 3 बार उस पर ड्रेसिंग करना है। अब हम आते हैं यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट 3 है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा इस बात का प्रमाण देता है कि हम जीवित हैं। अब हम खाना कुछ भी खाते हैं तो खाने का मूल तौर पे देखेंगे तो 2 भाग होता है। कुछ भी आप खाना खाते हैं तो खाने का मूल तौर, मोटे तौर पे या मूल रूप से 2 भाग होता है। एक भाग होता है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, ये 4 चीज होते हैं। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, इसको आप एक जगह रख देते हैं तो इसको हम पोषक तत्व कहते हैं। और दूसरा भाग अकेला होता है, उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। खाना कुछ भी आपने खाया, पानी को छोड़ के, पानी को छोड़ के मुंह में आपने कुछ भी डाला तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। और कार्बोहाइड्रेट का काम होता है शुगर बन जाना। जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जाता है तो पचने के बाद वो शुगर में तब्दील हो जाता है। शुगर में क्यों तब्दील होता है? शुगर में इसलिए तब्दील होता है कि हमारे शरीर में करीब करीब 70 लाख करोड़ सेल्स हैं, और 70 लाख करोड़ सेल्स को सुचारू रूप से काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। 70 लाख करोड़ सेल्स को सुचारू रूप से काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और इस हमारे ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, हमारे शरीर को जो ऊर्जा चाहिए उसका जो प्रमुख स्रोत है वो शुगर है। और शुगर कहाँ से आता है? जैसा हमने बताया कि पानी को छोड़ के हमने मुंह में कुछ भी डाला तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, और कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद शुगर में तब्दील हो जाता है। अब शुगर बनने के बाद हमारे खून में मिल जाता है, क्योंकि खून का काम होता है सारे सेल्स को टच करना। पर खून से स्वाभाविक रूप से वो हमारे सेल्स में शुगर नहीं पहुंच पाता है। हमारे शरीर में एक अंग है लीवर, और लीवर के ठीक पीछे एक छोटा सा अंग है, उसको हम कहते हैं अग्नाशय या पैनक्रियाज। अग्नाशय कहते हैं या पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज में आप देखेंगे तो मोटे तौर पे 4 प्रकार के सेल्स हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, गामा सेल। पर आज हम चर्चा करेंगे बीटा सेल का। बीटा सेल का काम है इंसुलिन बनाने का। इंसुलिन इज ए काइंड ऑफ हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो बीटा सेल बनाता है, और इंसुलिन का काम होता है ब्लड से शुगर को सेल्स में पहुंचाने का। इंसुलिन ट्रांसपोर्ट करता है, जो ब्लड में शुगर घूम रहा है उसको सेल्स में ले जाके पहुंचा देता है। पर सेल्स में पहुंचने मात्र से शुगर का ऊर्जा में तब्दील नहीं होता है। शुगर को ऊर्जा में तब्दील होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। अब देखिए कि हमने सांस लिया, इसमें ऑक्सीजन गया और हमारे खून में घुल जाता है। और खून में एक एलिमेंट है, आरबीसी में आप देखेंगे तो एक एलिमेंट है, उसको हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का काम होता है हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को सेल्स में पहुंचाने का। अब आप देखेंगे तो हमारे सेल्स में इंसुलिन शुगर को पहुंचा दिया, और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। अब शुगर मेटाबोलाइज होगा, मेटाबोलाइज होने का मतलब शुगर टूटेगा। और शुगर जब ब्रेक डाउन होगा तो शुगर में 3 एलिमेंट है, शुगर 3 एलिमेंट से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब चूंकि शुगर 3 एलिमेंट से बना है तो शुगर 3 एलिमेंट में, 3 एलिमेंट है तो 3 रूप में परिवर्तित होगा, जिसमें पहला आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एनर्जी बनेगा, ये सबसे बड़ा कारण है कि जिसको
इंग्लिश में हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं, सनातन संस्कृति में उसको प्राण वायु कहते हैं। प्राण वायु का मतलब जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ऑक्सीजन से कहीं ये पता नहीं चलता है कि हमें ऊर्जा मिल रहा है, पर सनातन संस्कृति में, हिंदी में हम लोग ऑक्सीजन को प्राण वायु कहते हैं। प्राण ऊर्जा की इकाई है, प्राण ऊर्जा की इकाई है और इसे प्राण वायु कहा जाता है। तो आप देखेंगे तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऊर्जा बना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन H2O पानी बनता है। जब हम शारीरिक श्रम करते हैं तो आप देखेंगे कि उस समय पसीना गिरना शुरू होता है। क्यों उस समय पसीना गिरता है? क्योंकि जितना हम शारीरिक श्रम करेंगे उतना हमें ऊर्जा की जरूरत होगी, और जितना ऊर्जा की जरूरत होगी उतना शुगर ब्रेकडाउन होगा। तो जितना शुगर ब्रेकडाउन होगा, तीन एलिमेंट है तो तीन चीजों में परिवर्तित होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एनर्जी बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन H2O पानी बनेगा, और जब ज्यादा पानी होगा तो पसीना के रूप में बाहर निकलेगा। और तीसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब आपके ध्यान में आ गया कि हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे बनता है। अब हम समझेंगे कि डायबिटीज होता क्या है। अब आप देखिए कि किसी कारण से, कारण पे मैं चर्चा करूंगा, किसी कारण से ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंचता है, किसी कारण से ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंचा तो ब्लड में शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है, और ब्लड में जो शुगर बढ़ता है उसको डायबिटीज कहते हैं। पर हमें यहाँ पे इस बात को समझने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं कि ब्लड में शुगर बढ़ता है उसको डायबिटीज कहते हैं। आज के दिन में छोटे छोटे बच्चों को मालूम है कि ब्लड में शुगर बढ़ता है उसको डायबिटीज कहते हैं। यहाँ पे हम इस बात को समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि ब्लड में जो शुगर बढ़ता है वो तो डायबिटीज का महज प्रमाण है। परिणाम क्या है? परिणाम है कि हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, और जब उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक तौर पे हमारी शारीरिक क्षमता काम करने का धीरे 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 प्रभावित होगा। हमारा हार्ट, हमारा किडनी, हमारा लीवर प्रभावित होगा। अब आपके ध्यान में आया कि ब्लड में शुगर जो बढ़ रहा है तो डायबिटीज का महज प्रमाण है। परिणाम क्या है? परिणाम है कि हमें जितनी ऊर्जा की जरूरत थी उतनी ऊर्जा हमें नहीं मिल पा रही। अब ब्लड से शुगर सेल्स में क्यों नहीं पहुंच पाता है? ब्लड से शुगर सेल्स में, ब्लड से शुगर सेल्स में इसलिए नहीं पहुंच पाता है, उसके दो कारण है। पहला कारण है कि इंसुलिन समुचित रूप से या पर्याप्त रूप से बन नहीं पा रहा है। इंसुलिन जितना बनना चाहिए उतना बन नहीं पा रहा है। और दूसरा, इंसुलिन बन तो रहा है पर उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो अब इंसुलिन नहीं बन रहा है, उसके क्या क्या कारण है? तो इंसुलिन जो नहीं बन रहा है उसके कारण में पहला कारण आता है जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी। दूसरा, शारीरिक श्रम में कमी आना, धीरे धीरे आप देखेंगे तो शारीरिक श्रम लोगों का घटता जा रहा है। और तीसरा, हमारे खाने में पोषक तत्व की कमी होना। जो हम खाना खा रहे हैं, रोटी चावल दाल सब्जी, हम रोटी खाने में कमी नहीं कर रहे हैं, दो की जगह हम चार रोटी खा रहे हैं, पर उसमें जो पोषक तत्व चाहिए था वो पोषक तत्व कमता जा रहा है। मैं नाम लेके आपको बताऊंगा, जो लोग याद रख पाएंगे कि डायबिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोषक तत्व होता है वो होता है क्रोमियम, सिलेनियम, वैनेडियम, जिंक। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे करीब करीब 27 पोषक तत्व की जरूरत है, पर ये तीन चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि चार कारण है मुख्यतः जिसके कारण इंसुलिन पर्याप्त रूप से नहीं बन पाता। इंसुलिन पर्याप्त रूप से नहीं बनने का मतलब हुआ कि बीटा सेल डीजेनरेट हो रहा है, बीटा सेल मरता जा रहा है। तो पहला कारण हुआ अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। दूसरा कारण हुआ हमारे शारीरिक श्रम में कमी आना। तीसरा कारण है खाने में पोषक तत्व की कमी आना। और चौथा, हमारे शरीर में टॉक्सिन लेवल का बढ़ते जाना। टॉक्सिन बढ़ने में कारण क्या क्या है? पोल्यूशन एक कारण है, दूसरा कारण है स्ट्रेस, तीसरा कारण है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे सब्जियों और फलों पे जो फार्मर्स होते हैं वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, और उसके खाने से हमारे शरीर में टॉक्सिन बन रहा है। तो ये चार कारण है जिसके कारण बीटा सेल धीरे 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 डैमेज हो रहा है। और जब बीटा सेल का नंबर घटेगा तो स्वाभाविक तौर पे इंसुलिन जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन पाएगा। दूसरा कारण है कि इंसुलिन का उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। तो इंसुलिन के उपयोग नहीं होने के पीछे आज से 25 साल पहले तक लोग ये मानते थे कि एक कारण होता था ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना। पर हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने सर्वे किया, हमने रिसर्च किया, हमने पाया कि इंसुलिन के उपयोग नहीं होने के पीछे दो कारण और ऐड हुआ है। एक कोलेस्ट्रॉल तो पहले से है, दूसरा कारण है हाइपर एसिडिटी। एसिडिटी, एसिड का हमारे पेट में रहना जरूरी है, तभी जाके हमारे भोजन के टुकड़ों को लगभग
तरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, लिक्विड बना देता है, और तब जाके भोजन पचता है। तो एसिड का हमारे पेट में रहना जरूरी है, पर हाइपर एसिडिटी में वो पेट से निकल के हमारे ब्लड में आ जाता है, और जब ब्लड में आ जाता है तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है। तो ये दूसरा कारण है हाइपर एसिडिटी। और तीसरा कारण है टॉक्सिन लेवल का ज्यादा बढ़ जाना। टॉक्सिन लेवल के भी बढ़ जाने से इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है। अब देखिए कि ये प्रमुख कारण है जिसके कारण ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंच पाता है, नतीजा होता है ब्लड में शुगर बढ़ता है और उसके इतने सारे दुष्परिणाम होते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि डायबिटीज हो गया तो जीवन भर डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा? ऐसा इसलिए कहा जाता है, इसको समझने के लिए कि डायबिटीज हो गया तो जीवन भर डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा, हमें दो शब्दों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तब जाके हम समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। जिसमें पहला शब्द है केमिकल, CHEMICL, केमिकल, रसायन। और दूसरा शब्द है फाइटोकेमिकल, PHYTO। दोनों में अंतर यह है कि केमिकल जब इंसान फैक्ट्री में बनाता है तो उसको केमिकल कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि क्रोमियम, सिलीनियम, वेनेडियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे चीज फैक्ट्री में बनता है, ये केमिकल रूप में है। लेकिन ये सारा तत्व पौधों में भी पाया जाता है, और जब हम पौधों से निकाल के इस तत्व को लाते हैं तो उसको फाइटोकेमिकल कहते हैं, PHYTO, फाइटोकेमिकल कहते हैं, जब पौधा से निकाल के लाते हैं। ये दो शब्द को समझना जरूरी है। अब केमिकल के बारे में बताऊं, हमने पहले ही आपको बताया कि हमारे पैनक्रियाज को हेल्दी करने के लिए करीब करीब 27 पोषक तत्व की जरूरत है, 27 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। और केमिकल में लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि एक साथ हम एन नंबर से ज्यादा यूज करेंगे, एन नंबर का यहाँ तात्पर्य है कि 8-10 से ज्यादा यूज करेंगे तो शरीर को लाभ से ज्यादा नुकसान होगा। जो ही केमिकल आप, जबकि हमारे पैनक्रियाज को हेल्दी करने के लिए करीब करीब 27 पोषक तत्व की जरूरत है। अब जो ही एन नंबर से ज्यादा यूज करेंगे तो शरीर को लाभ से ज्यादा नुकसान होगा। तो एलोपैथ में उन्होंने बजाय कि तथ्य को स्वीकारने का कि भाई हमारे पास इतने एलिमेंट्स नहीं, इतने न्यूट्रिएंट्स को हम एक साथ रख के पैनक्रियाज को, बीटा सेल को रीजनरेट कर सकते हैं, उसके जगह उन्होंने क्या बताया, पूरे दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि डायबिटीज केवल कंट्रोल होता है, बीटा सेल रीजनरेट नहीं होता है। आज के दिन में भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि बीटा सेल एक बार डीजनरेट हो गया, डीजनरेट का मतलब मर गया, तो बीटा सेल रीजनरेट नहीं हो सकता है। अब स्वाभाविक तौर पे बीटा सेल रीजनरेट नहीं होगा तो जीवन पर्यंत हमें डायबिटीज के साथ रहना होगा। अब मूल अंतर देखें कि कहाँ पे आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ड्रिवेन बाई केमिकल रिसर्च है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसर्च होते हैं वो एलोपैथ होता है, वो केमिकल बेस्ड होता है। अब केमिकल में चूंकि लिमिटेशन है तो स्वाभाविक तौर पे उन्होंने दुनिया को पढ़ाना शुरू कर दिया, एजुकेट करना शुरू कर दिया। पिछले 50 सालों में उन्होंने इतना एजुकेट कर दिया है कि हम लोग सारे लोग इस बात को मान के बैठ गए थे कि डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज कभी भी रिवर्स नहीं होगा, डायबिटीज फ्री नहीं होगा। पर हम लोगों ने, हमारे ग्रुप ने और हमारी कंपनी ने, हम लोगों ने बीड़ा उठाया और इस पे हमने रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद, हमारा रिसर्च करीब करीब 2.5 से 3 साल चला था, और रिसर्च के दौरान हमें भारत सरकार से भी सहयोग मिला है। भारत सरकार से मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से हमें सहयोग मिला था। और उस सहयोग के आधार पे करीब करीब 150 मेडिसिनल प्लांट्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, पोटेंशियल मेडिसिनल प्लांट्स को, कि इससे शायद हमें बीटा सेल का रीजनरेशन होगा। और धीरे 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 करते 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 हम लोगों ने 3 पौधों को आइडेंटिफाई किया। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि पौधा का स्वभाव भी इंसान के स्वभाव जैसा होता है। जैसे हमारा किसी इंसान, दूसरे इंसान के साथ उसका स्वभाव मिलेगा तो हमारे दोस्त हो जाते हैं, यदि स्वभाव नहीं मिलता है तो हम वहां पे उठते बैठते नहीं। सेम वे में पौधा में, यदि मान लीजिए कि इस पौधे में ये एलिमेंट है, इस पौधे में इतना एलिमेंट है, पर यदि उनका आपस में सिनर्जिस्टिक नहीं होंगे तो उसके एलिमेंट को हम एक साथ मिला के प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दो चैलेंजेज आता है। पहला चैलेंजेज आता है कि पोटेंशियल प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना, कि कौन से पोटेंशियल प्लांट्स में हमारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं। और दूसरा कि ये पौधा आपस में सिनर्जिस्टिक है कि नहीं, सिनर्जिस्टिक है या एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक होगा तो वो प्रोडक्ट कभी भी फॉर्मुलेशन आपका सक्सेस नहीं जाएगा। और ये सबसे बड़ा कारण रहा कि करीब 2.5-3 साल के रिसर्च के बाद हम लोगों ने 3 प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया।
3 पौधों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें पहला पौधा का नाम है स्टीविया रिबोडियाना। यहाँ पे हम लोग मोटे तौर पे उसको कहते हैं मीठी तुलसी। दूसरा पौधे का नाम है सौरोपस एंड्रोगाइनस, बोलचाल की भाषा में हम उसको बोलते हैं मल्टीविटामिन प्लांट, पौधा का नाम ही मल्टीविटामिन। और तीसरा पौधा का नाम है नाइजेला सेटिवा, बोलचाल की भाषा में हम क्लोजी कहते हैं। तो इन 3 पौधे को आइडेंटिफाई किया और तीनों पौधा आपस में सिनर्जिस्टिक है। तो सिनर्जिस्टिक होने के कारण इन तीनों को हमने एक्सट्रैक्ट निकाला, और एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद जो हमने प्रोडक्ट बनाया, अच्छा ये सारे फाइटोकेमिकल है, पौधा से चूंकि निकाला तो ये फाइटोकेमिकल है, येलोपैथ में वो केमिकल है। तो ये फाइटोकेमिकल के आधार पे हमने एक प्रोडक्ट बनाया, तो उस प्रोडक्ट का नाम है ईएमआर। अब हम केमिकल में फिर चर्चा करते हैं कि केमिकल में चूंकि 27 केमिकल को मिला के एक प्रोडक्ट बनाना संभव नहीं था, तो उन्होंने पूरी दुनिया में दुष्प्रचार कर दिया कि बीटा सेल डीजेनरेट हो गया तो रीजेनरेट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, डायबिटीज केवल कंट्रोल होगा। उन्होंने इसके लिए दो, मोटे तौर पे दो सॉल्ट को आइडेंटिफाई किया, दो केमिकल को आइडेंटिफाई किया। एक का नाम है ग्लिमिप्राइड और दूसरे का नाम है मेटफॉर्मिन। अब देखिए ग्लिमिप्राइड कभी भी बीटा सेल को रीजनरेट नहीं करता है। ग्लिमिप्राइड जो बचा हुआ बीटा सेल है, जो बचा हुआ बीटा सेल है उसको स्टिमुलेट करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन निकालो। अब स्वाभाविक तौर पे बचे हुए बीटा सेल के ऊपर हम प्रेशर डालेंगे तो बीटा सेल के ऊपर स्ट्रेस होगा और बीटा सेल का नंबर घटता चला जाएगा। ये सबसे बड़ा कारण था कि क्योंकि बीटा सेल रीजनरेट नहीं होगा, तो कहा गया कि एक बार डायबिटीज हो गया तो जीवन भर डायबिटीज के साथ चलना पड़ेगा। हमने जैसा बताया कि हमारा जो ईएमआर है केवल 100 ml छोटा सा प्रोडक्ट है, उसमें वो सारे फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, फाइटोकेमिकल है, जो हमारे बीटा सेल को रीजनरेट करेगा। अच्छा, मैं अपने परिवार के साथ जो नया सदस्य है उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये केवल मैं कहने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास इसके साइंटिफिक एविडेंस है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि बीटा सेल रीजनरेट करता है। बीटा सेल रीजनरेट करता है, इसका हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है, साइंटिफिक एविडेंस है जो इस बात को प्रूव करता है। केवल मेरे बोलने से, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कहेंगे कि इनके बोलने से कैसे हो जाएगा, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि बीटा सेल रीजनरेट नहीं होता है, तो डॉक्टर साहब कौन डॉक्टर साहब आ गए, कहाँ से आ गए, कौन से आसमान से आ गए, कौन से इससे आए हैं जो ये कह रहे हैं कि बीटा सेल रीजनरेट होता है। तो बीटा सेल रीजनरेट होने का हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी विधा अलग है, हम पौधा पे काम कर रहे हैं, माँ प्रकृति के गोद में बैठ के काम कर रहे हैं, और हम सब माँ प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। तो माँ प्रकृति से दोहन करके, वहां से शोध करके जो प्रोडक्ट लाए हैं, उसमें इतनी क्षमता है जो बीटा सेल को रीजनरेट करे। अब देखिए कि वहां पे चूंकि बीटा सेल को रीजनरेट नहीं होता है, तो उनका कहना है कि बीटा डायबिटीज केवल कंट्रोल होता है, और हमारा कहना है कि नहीं, क्योंकि बीटा सेल रीजनरेट हो रहा है तो इंसुलिन पर्याप्त रूप से निकल रहा है। और इतना ही नहीं, ईएमआर कोलेस्ट्रोल को भी मैनेज करता है। हाइपर एसिडिटी, जो हमने बताया कि हाइपर एसिडिटी इज वन ऑफ द कॉज, वन ऑफ द रीजन फॉर हाइपर एसिडिटी, एक कारण है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को घटाता है, पर ये हाइपर एसिडिटी को मैनेज करता है। और तीसरा, टॉक्सिन को भी हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को जो घटा रहा है, 3 कारण, वो तीनों को एड्रेस कर रहा है। टॉक्सिन को फ्लश आउट कर रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है बॉडी को, दूसरा हाइपर एसिडिटी को मैनेज कर रहा है, और तीसरा हमारे कोलेस्ट्रोल को मैनेज कर रहा है। तो आप देखेंगे कि डायबिटीज के जो मूल कारण था, उस दोनों मूल कारण को ईएमआर एड्रेस कर रहा है। और नतीजा क्या हो रहा है, अब उसके कारण इंसुलिन हमारे शरीर में पर्याप्त रूप से बन रहा है। दूसरा, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी थी, वो सेंसिटिविटी बढ़ गई, तो ब्लड से शुगर सेल्स में पहुंचेगा, ब्लड से शुगर जब सेल्स में पहुंचेगा तो शुगर एनर्जी में मेटाबोलाइज होगा, और जब शुगर एनर्जी में मेटाबोलाइज होगा तो हमारे ब्लड में शुगर मैनेज होगा। अब आप देखिए कि इसको हम डायबिटीज फ्री कहते हैं। अब डायबिटीज कंट्रोल और डायबिटीज फ्री में क्या अंतर है, हमने बताया कि एलोपैथ में डायबिटीज कंट्रोल होता है, और कल्पा में एक अभियान लेके चल रही है मधुमेह मुक्त समाज। और जो नए हमारे परिवार में जुड़े हैं, मैं उनको ये भी बता दूं कि हम लोग बहुत ही संकल्पित भाव से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग एक अलग से कोर्स चला रहे हैं जिसमें हम डायबिटिक एडवाइजर बना रहे हैं अपने परिवार के सदस्य, जिनमें जिज्ञासा है, जिनमें उत्साह है, जिनमें सेवा करने की मद्दा है कि नहीं मुझे समाज से लेना नहीं, समाज को देना है। तो हम लोग एक कोर्स चला रहे हैं जिसमें डायबिटिक एडवाइजर का कोर्स है, और एक सर्टेन समय के बाद 6 महीने तक वो हमारे निगरानी में रहेंगे। हमारा 4 सेशन होता है,
और उस सेशन को जब वो अटेंड करते हैं तो डायबिटिक एडवाइजर होते हैं। ऐसे डायबिटिक एडवाइजर आने वाले समय में हम लोग करीब करीब 1 लाख डायबिटिक एडवाइजर बनाने का लक्ष्य रखें। आप देखिए कि कितना बड़ा लक्ष्य है। शायद दुनिया की ऐसी कोई कंपनी या संस्था नहीं है जिनका की लक्ष्य है 1 लाख डायबिटिक एडवाइजर के द्वारा पूरे समाज में मधुमेह मुक्त अभियान का जो हमारा अभियान, मधुमेह मुक्त अभियान जो हम चला रहे हैं, वो घर घर और जन जन तक पहुंचे। अब आप देखें कि डायबिटीज कंट्रोल और डायबिटीज फ्री में क्या अंतर है। डायबिटीज कंट्रोल में हम एलोपैथ दवा ले रहे होते हैं और शायद हमारा शुगर लेवल कंट्रोल है, हमारे शब्दों को मार्क करेंगे, शायद हमारा शुगर लेवल कंट्रोल है, उसके बावजूद उनको शारीरिक तकलीफ होता है। एक डायबिटिक को शारीरिक तकलीफ होता है और डायबिटीज के जो शारीरिक तकलीफ है उसको हमने 2 भाग में बांटा है। प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस, पीडीसी, प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस, और दूसरे का नाम है एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस। प्रिलिमिनरी में क्या होता है, जो हमारे काफ मसल्स हैं उसमें दर्द रहना शुरू हो जाएगा, बैक मसल्स में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, शाम के समय सुस्ती रहेगी, रात में बाथरूम ज्यादा जाएंगे, शाम के समय बाथरूम मतलब यूरिनेशन के लिए ज्यादा जाएंगे, शाम के समय हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है, प्रकृति में परिवर्तन आता है, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाएगा और आपकी जो शारीरिक क्षमता है 16 घंटा काम करने के बाद भी नहीं थकने का, अब 8, 6, 7, 8 घंटा काम करने के बाद आपको लगेगा कि मुझे थकावट है, थोड़ी सी आराम की जरूरत है। इसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस। और जब ये कंटिन्यू करता है तो समवेयर बिटवीन 2 to 20 ईयर्स एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस में तब्दील होता है। अब ये हमारे हार्ट को प्रभावित करेगा, किडनी को प्रभावित करेगा, हमारे लीवर को प्रभावित करेगा, हमारे आंख से देखने की क्षमता प्रभावित होगी, कान से सुनने की क्षमता प्रभावित होगी, याद करने की क्षमता प्रभावित होगी, और एक जख्म हो जाएगा, वो जख्म नहीं भरेगा तो फिर उसमें एक इन्फेक्शन आता है, वी कॉल इट गैग्रीन। गैग्रीन का एलोपैथ में एक ही इलाज है, डॉक्टर साहब करेंगे कि इसको एम्पिचुएट करो। आप देखिए कितनी मानसिक त्रासदी से एक डायबिटिक गुजरता है, उस हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, किडनी का, लीवर का, आंख का, कान का, याद करने की क्षमता, और जख्म आ जाने पे तो समझिए कि पूरा अंग क्षत विक्षत हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज कंट्रोल। और डायबिटीज फ्री में क्या होता है, डायबिटीज फ्री जैसा मैं बताया कि हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के साथ कुछ हमें नियम को पालन करना है, उस पर मैं अभी चर्चा करूंगा। पर डायबिटीज फ्री किसको कहते हैं, 5 पैरामीटर्स को जब हम क्वालिफाई करते हैं तो हम कहते हैं कि हम डायबिटीज फ्री है। 5 पैरामीटर्स, जिसमें पहला पैरामीटर है कि हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में आना। और ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में का मतलब होता है कि नाश्ते के पहले का जो शुगर है, जिसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, वो 130 से नीचे होना चाहिए, और खाना खाने के बाद या जो रैंडम शुगर हम कहते हैं वो 160 के नीचे होना चाहिए। 160 mgdl, मिलीग्राम डेसीलीटर से कम होना चाहिए, और 130 से कम होना चाहिए। तो नाश्ते के पहले का जो शुगर है वो 130 से कम होना चाहिए, और खाना खाने के बाद जो शुगर है 160 से कम होना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं कि ये डायबिटीज फ्री का पहला जो हमारा पैरामीटर्स है उसको क्वालिफाई कर रहा है। दूसरा जो पैरामीटर है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, शुरू में जब हम ये मार देंगे तो जो भी दवा ले रहे हैं, चाहे वो एलोपैथ का दवा ले रहे हो या सॉरी वो एलोपैथ दवा ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं या दोनों चीज ले रहे हैं, इंसुलिन और एलोपैथ दवा दोनों ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं शुरू में उनको कंटिन्यू करना पड़ता है, ईएमआर के साथ, उनको बंद नहीं करना है, ईएमआर के साथ कंटिन्यू करना है। पर एक समय के अंतराल के बाद से समय 12 से 18 महीना जाते जाते, कुछ पेशेंट में 24 महीने जाते जाते उनका एलोपैथ दवा बंद होगा या इंसुलिन का इंजेक्शन टाइप 2 में बंद होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अभी तक ये कहा जाता था कि एलोपैथ का दवा जिंदगी भर लेना पड़ेगा या इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो जीवन भर लेना पड़ेगा। पर मेरी बात को मार्क करेंगे, एलोपैथ दवा या इंसुलिन समय के अंतराल के साथ 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने जाते जाते बंद होगा। तीसरा, आपका जो शारीरिक क्षमता है काम करने का वो पहले जैसा आएगा। चौथा, आपको जो तकलीफ है, आपको जो तकलीफ आ रहा था कि हमारे काफ मसल्स में पेन था, हमारे बैक मसल्स में पेन था, हम बाथरूम जा रहे थे, इसमें आपको धीरे धीरे करके पहले महीने में 20 to 25% का राहत मिलेगा, और एक 4 से 6 महीना जाते जाते कंप्लीट निजात मिल जाएगा। पांचवा, आपके यूरिन से शुगर बाहर निकलता है, वो यूरिन से शुगर निकलना बंद हो जाएगा। तो ये 5 पैरामीटर जब क्वालिफाई करते हैं तो हम कहते हैं कि ये इंसान आज के दिन में डायबिटीज फ्री हो गया। और 5 पैरामीटर्स को फिर से मैं दोहराता हूँ,
ये लो, जो ब्लड शुगर है उसका नॉर्मल रेंज में आना। नॉर्मल रेंज का मतलब 130 फास्टिंग ब्लड शुगर, और खाना खाने के बाद जिसको हम PPBES कहते हैं, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, वो 160 से नीचे होना चाहिए। दूसरा, एलोपैथ दवा या इंसुलिन, इंसुलिन किसके लिए? टाइप 2 पेशेंट के लिए बंद होगा। तीसरा, आपकी यूरिन से जो शुगर बाहर निकल रहा है वो निकलना बंद हो जाएगा। चौथा, आपके जो तकलीफ मैंने बताया था कि शुरुआती तकलीफ होता है, काफ मसल्स में पेन, बैक मसल्स में पेन, शाम के समय बाथरूम ज्यादा जाना, ये बंद हो जाएगा। और पांचवा, आपकी शारीरिक क्षमता अपनी उम्र के हिसाब से पहले जैसा वापस आएगा। अब आप खुद सोचें कि यदि इस 5 पैरामीटर्स को क्वालिफाई करते हैं तो हम डायबिटीज फ्री हुए या नहीं हुए? हम डायबिटीज फ्री हुए। पर डायबिटीज फ्री के लिए केवल ईएमआर नहीं, फिर से मेरी बात को समझेंगे, ईएमआर के साथ, ईएमआर हमने इसको एक युद्ध के रूप में ले रहे हैं। मधुमेह मुक्त समाज जो है एक युद्ध के रूप में, वार के रूप में, बैटल के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें मुख्य सेनापति तो ईएमआर है, पर जब भी सेनापति चलता है तो उसके साथ सैनिक भी चलते हैं। तो इसका सैनिक, ईएमआर के साथ कुछ सैनिक का रहना जरूरी है, जिसमें पहला सैनिक का नाम है शारीरिक श्रम करना। शारीरिक श्रम करना मतलब, आप देखें कि ये मार्ग तभी प्रभावी रूप से काम करेगा या आप मधुमेह मुक्त होंगे जब आप शारीरिक श्रम करेंगे। और शारीरिक श्रम का मतलब होता है कि यदि आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, लीवर का प्रॉब्लम नहीं है, घुटना में बहुत ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, तो कम से कम 45 मिनट सुबह में वॉक करना है। कम से कम 45 मिनट। 45 मिनट के ऊपर करते हैं, सो फार सो गुड, सोने पे सुहागा। नहीं तो कम से कम 45 मिनट आपको, हमें वॉकिंग करना है सुबह में, 45 मिनट्स। और केवल सुबह ही नहीं, यदि फिलहाल हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, मेरी बातों पे ध्यान देंगे, यदि फिलहाल शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या खाना खाने के बाद शुगर अचानक बहुत बढ़ जाता है, दो परिस्थिति है कि अभी शुगर लेवल 200-250 से ऊपर रह रहा है, या खाना खाने के बाद फास्टिंग ब्लड शुगर तो हमारा 140 से 150 रह रहा है, पर खाना हम जो ही खाते हैं तो हमारा शुगर लेवल बढ़ के 250 हो जाता है। तो इस परिस्थिति में दिन में खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट, ज्यादा नहीं, केवल 5 से 10 मिनट आपको टहलना है। खाना खाने के बाद भी टहलना है, दिन के खाना खाने के बाद भी टहलना है। पर एक बात का ध्यान रखेंगे कि खाना खाने के बाद जो हम टहलेंगे, आराम से टहलेंगे, धीरे धीरे टहलेंगे। सुबह में हमें तेजी से चलना है, जरूरत पड़ने पे हमें थोड़ा सा दौड़ भी लगाना है। यदि हमारा उम्र कम है और हार्ट किडनी लीवर का प्रॉब्लम नहीं है, तो 100, 200, 500, 1000 मीटर यदि आप दौड़ सकते हैं तो आप दौड़े, नहीं तो तेजी से चले। पर खाना खाने के बाद धीरे धीरे चलना है। रात में खाना खाने के बाद फिर से 10 से 20 मिनट हमें टहलना है रात में। तो आप देखेंगे कि 3 बार हुआ। सुबह सुबह जागते हैं हमें 45 मिनट टहलना है। दिन में खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट, यदि आपका शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है या पोस्ट ब्रांडियल ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो आपको दिन में भी टहलना है 5 से 10 मिनट, और रात में 10 से 20 मिनट टहलना है। यदि ये किसी इंसान को ऐसा लगता है कि हमारे तो घुटना में दर्द हो रहा है, हमारे कमर में दर्द है, हम इतना वॉकिंग नहीं कर सकते, तो हम घर पे बैठे बैठे एक एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे अभी मैं बैठा हूं, मेरा पैर, या आप सब लोग बैठे होंगे, तो हमारा पैर जो है सो धरती पे होता है, फर्श पे होता है। पैर हमारा फर्श पे होता है। हमें क्या करना है कि पीछे वाला भाग जो हिल्स है उसको उठाना है, उसको नीचे करना है, उसको उठाना है, इसको नीचे करना है। ऐसे दिन में 8 से 10 बार, कम से कम 10 बार हमें करना है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि जैसे हमारा पैर फर्श पे अभी पड़ा हुआ है, ऐसे हम रखेंगे, आगे का भाग फर्श पे रहेगा, जो हमारा पंजा है वो फर्श पे रहेगा, और पीछे जो हमारा एरी का भाग है उसको हम उठाएंगे, फिर गिराएंगे, फिर नीचे रखेंगे, फिर उठाएंगे, फिर नीचे रखेंगे, उठाएंगे, नीचे रखेंगे। ऐसे 10 से 20 बार, और कम से कम 5 से 10 बार करना है। जिनके घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, तो उनको इस तरह की एक्सरसाइज करने से ब्लड शुगर पे काफी फर्क पड़ता है। तो आप देखेंगे कि ईएमआर के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो शारीरिक श्रम। या तो हम योगा करें, या शारीरिक श्रम करें, या वॉकिंग करें, पर शारीरिक श्रम नितांत आवश्यक है। इसके बिना हम डायबिटीज फ्री, ईएमआर जितनी मर्जी है उतनी पी लें, आप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ईएमआर केवल हमारे अंग को ठीक करेगा। डिमांड कहां से आएगा कि हमें शुगर चाहिए? जब हम शारीरिक श्रम करेंगे तो ऊर्जा की जरूरत होगी, जब ऊर्जा की जरूरत होगी तो डिमांड भेजेगा कि हमको शुगर चाहिए, वहां से जाके हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होगा। तो इसलिए शारीरिक श्रम बहुत जरूरी है। इसके बाद, शारीरिक श्रम के बाद आता है भोजन।
भोजन पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जो ही हमारा उम्र 40 प्लस जाता है, तो भोजन का मूल मंत्र होता है फाइबर प्लस न्यूट्रिशन। फाइबर प्लस न्यूट्रिशन। फाइबर प्लस न्यूट्रिशन मतलब हमारे खाने में ज्यादा से ज्यादा रेशा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व होना चाहिए। तो फाइबर और न्यूट्रिशन के मुख्य तीन स्रोत है। कहाँ से मिलता है फाइबर और न्यूट्रिशन? तीन स्रोत है इसके। पहला अंकुरित अनाज, दूसरा सलाद, तीसरा फल। मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा अपने खाने के भाग में इसको देखना है कि हमारे खाने में अंकुरित अनाज होना चाहिए, सलाद होना चाहिए और फल होना चाहिए। अब मैं एक रूटीन बना के देता हूँ कि सुबह के टाइम में हम सब लोगों को, जो ही हमारा एज 40 प्लस हुआ, हमें डायबिटीज है या नहीं, पर हमें संकल्प लेना है कि हमें स्वस्थ जीवन जीना है, मधुमेह मुक्त जीवन जीना है। तो हमें क्या करना है? हमें सुबह में शुरुआत करना है अंकुरित अनाज से। अंकुरित अनाज में क्या क्या हम ले सकते हैं? हम मूंग अंकुरित करके ले सकते हैं, हम चना अंकुरित करके ले सकते हैं, हम मूंगफली अंकुरित करके ले सकते हैं। ये तीन है। जौ भी अंकुरित करके ले सकते हैं, गेहूं भी ले सकते हैं। पर जो मूंग है वो सबसे ज्यादा सुपाच्य है। मूंग हमारा सबसे ज्यादा सुपाच्य है, इसके लिए हम कहते हैं कि मूंग। तो सुबह का शुरुआत हम अंकुरित अनाज से करेंगे। दिन के खाने में आप जो भी खाना खाना चाहती हैं आप खाना खाएं। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि एक तिहाई भाग खाने का 30% ग्रीन सलाद होना चाहिए। सलाद होना चाहिए। अच्छा, सलाद में आप कोई भी सलाद खा सकते हैं जो भी सीजन में अवेलेबल है, चाहे वो गाजर हो, बीट रूट हो, टमाटर हो, प्याज हो, कैबेज हो। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि संभव हो सके तो टमाटर को इंक्लूड जरूर करना चाहिए। पर टमाटर बहुत ज्यादा नहीं खाना, क्योंकि बहुत ज्यादा टमाटर खाने से स्टोन बनने की संभावना है। तो टमाटर यदि हो सके तो टमाटर को इंक्लूड करना है। दूसरा, यदि हम चावल खाना चाहते हैं तो आप चावल खा सकते हैं, पर दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, चावल किसी भी हालत में एक अंजलि से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, चावल बनने के आधे घंटे के अंदर में हमें चावल को खाना है। चावल बनने के आधे घंटे के अंदर में हमें पका हुआ राइस को खाना है, और हर हालत में इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर पहले हमें ज्यादा चावल खाने की आदत थी, अब ये कैसे घटेगा? तो इसको घटाने का तरीका है, सबसे पहले हम एक तिहाई भाग सलाद खाएंगे। और सलाद कैसे खाएंगे? पहले हम सलाद को खा लेंगे, पानी पीना चाहते हैं तो पानी पियेंगे, फिर हमें रोटी चावल दाल सब्जी खाना है तो खाना है। तो एक तो सलाद को हमने बढ़ा दिया। दूसरा, जितना चावल होगा उसके दुगना आप दाल ले लें, उसके बराबर आप सब्जी ले लें, तो चावल अपने आप घट जाएगा। साथ में दिन के खाने में संभव हो सके तो हमें बटर मिल्क, जिसको हम छाछ कहते हैं, या दही हो सके तो दही हमें लेना है। दही में चीनी वगैरह नहीं डालना है, केवल दही और छाछ हमें लेना है। अब हम 3 से 5 के बीच में चलेंगे। तो 3 से 5 के बीच में हमें कुछ ना कुछ खाने की एक क्रेविंग होता है कि हमें कुछ खाना चाहिए। तो 3 से 5 के बीच में मोटे तौर पे आज के दिन में लोग क्या करते हैं, अपने बैग में, अपने ऑफिस में, अपने घर पे बिस्किट रखते हैं या कुछ रेडीमेड रखते हैं। हम उसको नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि हमें स्वस्थ जीवन जीना है, मधुमेह मुक्त जीवन जीना है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आता है? हमारे पास ऑप्शन है फ्रूट्स का, हमारे पास ऑप्शन है सलाद का, या भुना हुआ रोस्टेड चना या रोस्टेड मूंगफली हम खा सकते हैं। रोस्टेड चना या मूंगफली, और नहीं तो फल या ग्रीन सलाद को खाना है। अब हम रात में चलेंगे, तो रात में सबसे पहले हम आग्रह करेंगे कि रात में हमें जल्दी खा लेना है। रात में खाना हमें जल्दी खा लेना है, जितना जल्दी हो सके रात में हम खाएंगे। दूसरा, रात में भी खाना खाने के पहले हम सलाद खाएंगे। रात के सलाद में हमें केवल देखना है कि मूली या जो कुकुम्बर है उसको नहीं खाना है, क्योंकि कुकुम्बर कफ वर्धक है, और मूली जो है सो वात वर्धक है, उससे गैस बनेगा, उससे कफ बनेगा। तो मूली और कुकुम्बर नहीं खाना है, पर रात में भी हमें सलाद को खाना है। अब कौन से सब्जी को खाना है, कौन से सब्जी को नहीं खाना? सारे सब्जी को खाना है। एक सब्जी है जिसे हमें सीमित मात्रा में खाना है, वो है आलू। बाकी आलू का भी सब्जी हम सेवन कर सकते हैं। दूसरा, 5 सब्जी ऐसा है जो हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठकर है, हितकारी है। कौन कौन सा है? बैगन, भिंडी, करेला, सहजन, कैबेज, बंधा गोभी। बैगन, भिंडी, करेला, सहजन और कैबेज। अब फलों की बात करते हैं कि हमें कौन सा फल खाना है या नहीं खाना है। जैसा कि हमने बताया कि एलोपैथ की विधा अलग है और हमारा नेचुरोपैथ का विधा अलग है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे शरीर को दवा की जरूरत तब होती है जब उसको हम पोषक तत्व नहीं दे पाते हैं। पोषक तत्व नहीं देने के कारण जब शरीर बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, तब उसे दवा की जरूरत होती है।
यदि हम पोषक तत्व उसको देते रहेंगे तो शायद उसे दवा की जरूरत नहीं होती है। तो जितने भी फल हैं उस सारे फल में डिफरेंट डिफरेंट पोषक तत्व है, और सारे फलों में एंटीऑक्सीडेंट है। जितने भी फल हैं प्राय हर फलों में एंटीऑक्सीडेंट है और डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सारे फलों का सेवन करना है। मेरी बात को गौर से सुनिए, सारे फलों का सेवन करना है। केवल 5 फल ऐसा है जिसका सेवन एक आदर्श मात्रा में करना है। वो कौन कौन सा है? आम, केला, चीकू, सीताफल, अंगूर। इनका सेवन हमें एक आदर्श मात्रा में करना है। अब जैसे आप देखेंगे तो अभी सीजन सीजन चल रहा है आम का। यदि आप डॉक्टर साहब के पास चले गए, एलोपैथ डॉक्टर के पास, तो क्या कहेंगे? आम, आम आपको नहीं खाना है। Sorry। डॉक्टर साहब कहेंगे कि आम आपको नहीं खाना है, जबकि हम कहते हैं आम हमें खाना है, क्योंकि आम में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन है। आम में टॉक्स एंटीऑक्सीडेंट है। तो आम कितना खाना है? एक सुबह में आप आम खा लें, और एक शाम में 5 बजे सूर्यास्त के पहले आप आम, तो आराम से हम दिन में 2 आम खाएंगे। अब आप देखिए कि डायबिटीज होते हुए जहाँ पे एलोपैथ डॉक्टर कहते हैं कि आपको आम खाना नहीं है, वहां पे हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि सुबह में आप आराम से एक आम खा लें, और एक शाम में एक 4-5 बजे के पहले या मैक्सिमम सूर्यास्त के पहले आप एक आम खा लें। शरीर को फायदा ही पहुंचाएगा, नुकसान का सवाल ही नहीं होता है। और मैं बताऊं कि कुछ हमारे जो साथी होते हैं या पेशेंट होते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज से 2 साल पहले आम के सीजन में बड़ौदा से एक पेशेंट का मेरे ऊपर फोन आया था। उनकी बेटी को टाइप 1 डायबिटीज था। टाइप 1 में लोग और ज्यादा केयर केयर लेते हैं। तो छोटी बच्ची थी, टाइप 1 डायबिटीज था, आम का सीजन था। तो हमने उनको बताया कि आप बच्ची को एक आम सुबह में दे सकते हैं और शाम में एक दे सकते हैं। तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला कि डॉक्टर साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को आम कैसे दे सकते हैं, आम तो उसके लिए जहर होगा। मैं बोला कि आप चिंता मत करें, आम आप उनको दे। पर देखिए वो स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं। उन्होंने क्या किया कि आम देने के पहले बेबी का ब्लड शुगर मापा, और आम देने के 2 घंटे के बाद बेबी का ब्लड शुगर लिया। उनके शुगर में कोई फर्क नहीं था। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 2 चीज आता है, एक आम आता है, एक आम रस आता है। हमें रस नहीं लेना है, क्योंकि रस लेने में जब हम आम का रस निकालते हैं तो उसका फाइबर पूरा निकल जाता है। पर जब हम आम पूरा खाते हैं तो उसमें फाइबर होता है। दूसरा, हमें आम खाने में मीठा लगता है, पर वहां पे 2 कार्बोहाइड्रेट है। एक है फ्रुक्टोज और दूसरा है ग्लूकोज। जबकि ऐसे जो हम लेते हैं उसमें ग्लूकोज होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जब भी परिवर्तित होगा, हम जो खाना खाते हैं उस खाने का जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज भी होगा। पर आम में दोनों है, फ्रुक्टोज भी या ग्लूकोज है। और फ्रुक्टोज के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं होती है, ग्लूकोज के लिए होगा। पर उतना ग्लूकोज कम गया, ऊपर से उसमें फाइबर है। कोई सिग्निफिकेंट आपके ब्लड शुगर पे कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस हमें इतने न्यूट्रिशन मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। तो हमें सारे फलों का सेवन करना है। आम, केला, चीकू, सीताफल, द्राक्ष सीमित मात्रा में करना है। सीमित आदर्श मात्रा में करने का मतलब जैसा मैं बताया कि सुबह में एक आम लेना है, शाम में सूर्यास्त के पहले एक आम लेना है। क्योंकि उसी प्रकार से हमें केला खाने की इच्छा है तो एक केला हम खाएंगे। ऐसे नहीं कि हम 6-6, 5-5 केला खा रहे हैं, एक केला हम खाएंगे। हमें अंगूर खाना है तो एक सीमित मात्रा में हम अंगूर खाएंगे। चीकू खाना है तो एक चीकू हम खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे। और इस प्रकार सीताफल खाना है तो छोटा सीताफल हम खाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें हर फल का सेवन करना है। केवल ये 5 फल का हमें सेवन एक सीमित मात्रा में करना है। तो आप देखिए कि खाने पीने पे हमारा चर्चा हो गया, शारीरिक श्रम पर पहले हम चर्चा कर लिए थे। तीसरा का नाम है सोना। सोना इक्वली इंपॉर्टेंट है। 11 बजे के पहले, देखिए सोने पे पहले चर्चा नहीं होती थी हमारे देश में। हमारे देश में लोग 9 बजे, 8:30 बजे सो जाते थे। पर अभी चर्चा इसलिए हो रहा है कि हम सब लोग के हाथ में मोबाइल है। और केवल मोबाइल नहीं है, उसमें यूट्यूब भी डाउनलोड हो गया है, उसमें व्हाट्सएप डाउनलोड हो गया है। अब व्हाट्सएप पे जो है सो उधर से एक मैसेज आ रहा है, इधर से एक मैसेज जा रहा है, उधर से एक वीडियो आ रहा है, इधर से एक वीडियो जा रहा है। और हम लोग वीडियो देखने के क्रम में समय पे ध्यान ही नहीं रखता, और पता चला कि रात के 12, 12:30, 1 बज जाते हैं। 11 बजे के पहले सोना नितांत आवश्यक है। क्यों? हमारे शरीर में एक जैविक घड़ी है और माँ प्रकृति में एक जैविक घड़ी है। दोनों का घड़ी जब आपस में मिलता है तो साउंड स्लीप होता है। और ये साउंड स्लीप प्रकृति तो देखेंगे शाम में सूर्यास्त हुआ, पक्षी का चहचहाना बंद हुआ,
माँ प्रकृति सोने गई। और सुबह में 4:30 बजे आप अपने घर से बाहर निकले तो पक्षी का चहचहाना शुरू, मतलब प्रकृति जाग गई। तो प्रकृति के जागने के पहले कम से कम 5.5 घंटा पूरा करना है। ये 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा आप लेटना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, सोएं। पर हमारे लिए यदि साउंड स्लीप है तो 5 hours 30 minutes इज सफिशियंट इनफ टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। और वो 5 hours 30 minutes है, रात के 11 बजे के पहले हमें सोना चाहिए। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि डॉक्टर आप कितना काम करते हैं, आई वर्क अराउंड 15 to 16 hours, 15 से 16 घंटा हमारा काम है। उसके बावजूद आप पूछेंगे कि आप कितने बजे सोते हैं, तो 11 बजे नहीं, 10:15 से 10:30 के बीच में मैं सो जाता हूँ। जबकि आप लोगों की जैसा, जैसे आप लोग काम करते हैं, मैं भी उतना ही काम करता हूँ। संभवतः मैं घंटा आवर्स में देखेंगे तो आई वर्क अराउंड 15 to 16 hours। पर जब सोने की बात आती है तो 10:15 से 10:30 बजे मैं सो जाता हूँ। सुबह मैं जल्दी जाग जाता हूँ, जागने के बाद भी मैं कुछ काम करता हूँ। और जैसा मैं बताया, वॉकिंग के लिए आप लोगों को मैं कहता हूँ 45 मिनट, पर मेरी बात आप करेंगे तो 1 घंटा 10 मिनट में जाता हूँ। मेरा टारगेट रहता है 3 किलोमीटर जॉगिंग करूँ, 3 किलोमीटर मैं वॉकिंग करूँ। तो जो मैं आपको अंकुरित अनाज के बारे में बताया, अंकुरित अनाज मैं खुद खाता हूँ। तो जो जो चीज हमने आपको बताया है, आप मेरी बात पे यकीन करें, और सारे चीजों को मैंने अपने जीवन में समाहित किया है। और दैट्स द रीजन कि मैं एक हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ। तो अब खाने के बाद सोना आता है। अब सोने में मैं बताऊं कि सोने का दो उद्देश्य है। ईश्वर ने सोने का प्रावधान केवल और केवल किया था कि सोने के द्वारा हमारे बॉडी को हील करते हैं। जब पूरे दिन हम काम करते हैं तो हमारे सेल्स डैमेज होते हैं, हमारे सेल्स टूट जाते हैं। तो रात के, और हमारे शरीर में टॉक्सिन बनता है। तो रात में 11 से 3, 4 घंटा, 11 से 3 इंटरनल क्लीनिंग होता है। अंदर में जो है सो टॉक्सिन को हमारे लीवर जो है सो क्लीन करता है। और बाद में उसको किडनी, सुबह जब आप जागते हैं तो किडनी मल मूत्र के द्वारा बाहर निकालता है। पर इंटरनल क्लीनिंग करके और किडनी तक पहुंचाने का काम लीवर का होता है। तो 11 से 3 लीवर एक हार्मोन बनाता है, वी कॉल इट ग्लूटाथियोन हार्मोन। ग्लूटाथियोन हार्मोन का काम होता है रात के 11 से 3 क्लीन करने का। साथ में जो सेल्स डैमेज हुआ है वो रिपेयर होता है, रिजुविनेट होता है, जिसको हम कहते हैं, प्रॉपर वे में हम उसको रिजुविनेट करेंगे कि रिजुविनेट होता है। अब आप देखिए कि 11 से 3 आपने सोया नहीं तो ये सारा फंक्शन नहीं हुआ। तो ईश्वर ने सोने का प्रावधान केवल और केवल किया था कि शरीर को स्लीप के द्वारा हम हील करते हैं। स्लीप से हम अपने शरीर को हील करते हैं। पर बदलते परिवेश में हमने सोना को हीलिंग से हटा के रेस्ट में तब्दील कर दिए। क्या? बॉडी को रेस्ट में, मतलब रात में 2 बजे हम सो रहे हैं, 5 घंटा जाने दे, 7 घंटा आराम से 9 बजे उठ रहे हैं। हमें क्या लग रहा है कि बॉडी को तो आराम मिल गया यार, अभी आज मैं काम कर सकता हूँ, आज का काम फिर मैं कर सकता हूँ, क्यों? 7 घंटा सो गया। पर आपको ऐसा लगता है कि आप काम कर सकते हैं, पर ईश्वर ने शरीर स्लीप का प्रावधान बॉडी को रेस्ट करने के लिए नहीं, बॉडी को हील करने के लिए किया था। तो स्लीपिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये तीसरा हुआ, पहला हुआ शारीरिक श्रम, दूसरा हुआ खाना पीना, तीसरा हुआ सोना। चौथा, हम सब लोगों को या तो 5 मिनट ध्यान करना चाहिए, या सुबह में 10 बार या शाम में 10 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम का उच्चारण सुबह में 10 बार या शाम में 10 बार। मैं आपको बताऊं कि ओम की इतनी महत्ता है कि कभी कभी लोग डायबिटीज फ्री लाइफ जीने के बाद 2-3 साल के बाद उनका आता है कि अचानक शुगर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो परेशान हो जाते हैं कि साहब हमने तो एलोपैथ दवा बंद कर दिया, 3 साल से हम नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, अब शुगर कैसे बढ़ गया? तो हमारा एक ही सवाल होता है, आपके जीवन में स्ट्रेस का लेवल कैसा है? तो उनका आता है कि डॉक्टर साहब स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है, हमारे काम में भी कुछ परेशानी चल रही है और घर पे भी कुछ परेशानी चल रही है। आप देखें कि डॉक्टर रहने पे क्या करेगा? डोज बढ़ाएगा, ईएमआर आप 3 बार कर दो, ईएमआर आप 4 बार कर दो। पर हम ऐसा नहीं करते। जो ही मुझे पता चलता है कि इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, तो हम उनको क्या कहते हैं, आप ओम का उच्चारण 2 बार की जगह 3 बार कर दीजिए, सुबह में, दोपहर में, शाम में। और 2 से 3 दिन में उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, डॉक्टर साहब माय ब्लड शुगर लेवल हैज फॉलन डाउन टू 120, 120 पे आ गया। 48 से 72 घंटे में आता है। तो आप देखें, तो हम क्यों ना पहले से 10 बार ओम का उच्चारण का आदत बनाएं। तो सुबह में 10 बार। अच्छा, यदि हम ओम का उच्चारण नहीं कर पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं, तो हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान इससे भी उत्कृष्ट है, पर ध्यान हर लोग नहीं लगा सकता। तो ये चौथा हुआ। और पांचवा, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद 10 मिनट हमें धूप सेकना है। अब आप देखिए कि ये मार के साथ शारीरिक श्रम, खाने पीने में तब्दीली, सोने में तब्दीली,
ओम का उच्चारण, और हम 10 मिनट धूप में बैठते हैं। तो मैं 99.99 नहीं, 100% का विश्वास दिलाता हूँ कि हम मधुमेह मुक्त जीवन जिएंगे, 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 स्वस्थ जीवन हम जिएंगे। अब ईएमआर लेने का तरीका है, मोटे तौर पे ईएमआर हम कहते हैं 2 बार लेना है। सुबह में, अच्छा, दो भी आप दवा ले रहे हैं, चाहे आप एलोपैथ का दवा ले रहे हैं या आयुर्वेद का दवा ले रहे हैं या होम्योपैथ का दवा ले रहे हैं, शुरू में जो भी दवा ले रहे हैं उस दवा को कंटिन्यू करना है। उसके साथ सुबह में सुबह में 2 ml नाश्ते से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी में लेना है, और रात में खाना खाने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी में 2 ml लेना है। पर 3 परिस्थिति ऐसा है जहां पे हमें 3 बार लेना है। 3 परिस्थिति कौन सा? पहला, यदि इंसुलिन डिपेंडेंट है, मेरी बात को ध्यान से समझिए, इंसुलिन डिपेंडेंट है तो 3 बार लेना है। सुबह नाश्ते से पहले 2 ml, दिन में खाना खाने के बाद 2 ml, रात में खाना खाने के बाद 2 ml। दूसरा, यदि किडनी कोई पेशेंट है तो वहां पे हमें 3 बार देना है। 2 ml सुबह नाश्ते से पहले, दिन में खाना खाने के बाद, रात में खाना खाने के बाद। तीसरा, यदि गैग्रीन का केस है, जो मैं बताया कि गैग्रीन जो जख्म होता है, पूरा मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जख्म भरेगा। गैग्रीन जिनको है उनको दिन में 3 बार देना है, और 2 से 3 बार उसके ऊपर ड्रेसिंग करना है। ईएमआर के साथ यदि हम तुलसी जी मिला देते हैं तो सोने पे सुहागा। यदि तुलसी जी नहीं है आपके पास तो ईएमआर को ही ड्रेसिंग करें, पर वो मिल जाता है तो वो सबसे अच्छा होता है। तो आप देखें कि 3 परिस्थिति है जहां पे हम 3 बार लेते हैं। पर जैसा मैं बताया कि हम लोग 2010 से इस पे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करने के दौरान, सर्वे करने के दौरान, पेशेंट से मिलने के दौरान हमने इसका एक प्रोटोकॉल डेवलप किया है। और वो प्रोटोकॉल है कि शुरू में हमें शुरुआत करना चाहिए क्लियर टॉक्स से, कि उनको हमें क्लियर टॉक्स देना है। उसके बाद ईएमआर, कल्पवीटा, विटामिन डी यदि हमें देते हैं तो शुरू के जो हम 12 महीने बताते हैं, वो 6 से 9 महीने में आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जो 12 से 15 महीने में मिलेंगे। तो प्रोटोकॉल क्या है कि शुरुआत हम करेंगे क्लियर टॉक्स से, उसके बाद ईएमआर, कल्पवीटा। कल्पवीटा कितना देना है? दिन में केवल 1 बार 5 ml देना है। दिन में 1 बार, प्रेफरेबली नाश्ता के बाद गुनगुना पानी में 5 ml देना है। और यदि कोई इंसान इतना आर्थिक समृद्ध नहीं है कि वो कल्पवीटा को लंबे समय तक ले, तो कम से कम शुरू के 3 महीना उनको जरूर देना है। तो ईएमआर, कल्पवीटा 3 महीने देना है। और विटामिन डी जो है वो हम डे 1 से देना शुरू करें तो अच्छा रहेगा। विटामिन डी हम लोग एजुकेट करते हैं कि वीक में 1 टैबलेट देना है, 60,000 यूनिट का। और वीक में 1 देंगे, मतलब महीने में 4, और 3 महीने में 12 टैबलेट। तो शुरुआती तौर पे ही हम एक पैकेज बनाते हैं क्लियर टॉक्स का, ईएमआर का, कल्पवीटा का, एंड विटामिन डी का। तो हमें बहुत अच्छे परिणाम इसके मिलेंगे। अब आज जो डायबिटीज पे हमें चर्चा करना था कि कैसे हम मधुमेह मुक्त जीवन जी सकते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरत है, हमने इस पे एक आपको समझने का, समझाने का हमने विनम्र प्रयास किया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग हमारी बातों को समझेंगे, और इस अभियान से आप लोगों से मेरा करबद्ध आग्रह है, निवेदन है कि हमारी बात को आप अपने तक मत रखें, इसे कम से कम आगे 10 लोगों तक पहुंचाएं। और ज्यादा से ज्यादा, जो मैं बताया कि कल्पना मित्र ने, हम लोगों ने एक लक्ष्य लिया है कि 1 लाख डायबिटिक एडवाइजर बनाना है। 1 लाख डायबिटिक एडवाइजर, आज तक पूरी दुनिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास 1 लाख डायबिटिक एडवाइजर नहीं बना है। और 1 लाख डायबिटिक एडवाइजर बनाने के लिए, जैसा जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं कृत संकल्पित हूँ। मैं इसके लिए एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमने अपने जीवन को इसके लिए समर्पित किया है। और आप लोगों के सहयोग से अभियान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पर अब इसको गति देने की जरूरत है, इसको और बल देने की जरूरत है, घर घर पहुंचाने की जरूरत है। और आप जितने लोग हैं, आज देखिए कि करीब करीब अभी 112 लोग हैं, इन सब लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि कम से कम 10 लोगों के साथ हमारी बातों को पहुंचाएं। हर दिन आधे घंटे, एक सेवा के नाम पे कि हम सेवा दान करने जा रहे हैं, हर दिन एक आधे घंटे, 1 घंटे, जैसे हम पूजा के लिए समय निकालते हैं, हम इबादत के लिए समय निकालते हैं, हम खाने के लिए समय निकालते हैं, हम परिवार के लिए समय निकालते हैं, हम टीवी के लिए समय निकालते हैं। तो मैं तो यहाँ तक आग्रह करूंगा कि शायद टीवी के लिए समय न निकाले, पर डेली अपने समय से आधे घंटे से 2 घंटे समय निकाले इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए।
श्रम दान कीजिए, सेवा दान कीजिए। समाज से हम लोगों ने बहुत कुछ लिया है, अब जरूरत है समाज को देने का। तो इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और आपके साथ हर पल, हर कदम हम साथ में बैठे हैं। कहीं पे भी कोई तकलीफ आएगी डायबिटीज से रिलेटेड तो हम मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं। हमारे कई हेल्थ के ग्रुप हैं, वो ग्रुप बहुत सारा है, पर मैं जो हेल्थ के ग्रुप है वहां पे हम हैं। और वहां पे जब भी आपका कोई इस तरह का इंक्वायरी आता है या कभी फोन पे आता है, कुछ लोगों का पर्सनल भी आता है, कुछ लोगों का ग्रुप पे भी आता है, जैसे भी आता है मेरा पूरा प्रयास रहता है कि उनको उसका समाधान देने का, ताकि हम मधुमेह मुक्त समाज बना सकते हैं। तो आप सब लोगों का, जो लोग भी अभी उपस्थित हुए हैं, सब लोगों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और केवल हृदय से आभार नहीं, मेरी बात पे यकीन करें, आप सब लोगों का मैं ऋणी हूं कि हमारे इस महान कार्य में, ये हमारे जीवन का संकल्प है और इसको मैं एक महान कार्य मानता हूं। ये महान कार्य ये आगे तभी बढ़ेगा जब आप लोगों का सहयोग रहेगा। आप सब लोगों का मैं ऋणी हूं कि आप लोग इस अभियान से जुड़े हैं और इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपने कल्पना मैनेजमेंट का ऋणी हैं कि ये इतना बड़ा विजन के साथ हमारे जो कल्पामित के एमडी हैं सुदेश सर, वो कितने बड़े दूरदर्शी हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि समाज में हमें लेने की जगह कुछ देने की जरूरत है। और इस अभियान के साथ चट्टान के साथ खड़े हैं। इस अभियान पे जितना उनका ध्यान है, दूसरे जगह उनका इतना ध्यान नहीं रहता है। हम अपने कल्पामित मैनेजमेंट के भी ऋणी हैं, आभारी हैं। और आज हमारे जो होस्ट हैं उनके प्रति आभार है कि उन्होंने इतना अच्छा व्यक्त इसका आयोजन किया है। कल्पना सक्सेस एकेडमी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस वेबिनार का आयोजन किया है। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। लेट्स लेट्स लीव हेल्दी लाइफ एंड डायबिटीज फ्री लाइफ। हम अपने होस्ट से आग्रह करेंगे कि उनको कुछ कहना है तो आए और जी यहाँ सर। से मंच को संभालें। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे तो ये धन्यवाद वाकई में आपके लिए बहुत छोटा शब्द हो जाएगा सर। धन्यवाद तो सर हम उस दिन देंगे जिस दिन हमारा पूरा कल्पामित परिवार, हम सभी एक साथ मिलकर 1 लाख डायबिटिक एडवाइजर को इकट्ठा करेंगे सर। उस दिन सच्चाई में हमें, मतलब सच में, हम आपको असली धन्यवाद हम उस दिन देंगे सर। तो साथियों, आज यहाँ पर जितने भी साथी उपस्थित हैं, वाकई आपको सैल्यूट करने योग्य आज हम लोगों ने काम किया है कि हमने पूरी बात को पूरी तन्मयता से और पूरे धैर्य के साथ हमने एक एक शब्द को समझने का प्रयास किया है। और ये दर्शाता है कि वाकई में हम डायबिटिक एडवाइजर बनने की दिशा में अग्रसर और सीरियस भी हैं। ये हमने परिचय दिया है आज इस बात का। तो साथियों, आज हमारे सर ने डायबिटीज फ्री होने के लिए जो महत्वपूर्ण कुछ विशेष बातें हो सकती थी, उन्होंने हमें डीपली जानकारी देने का प्रयास किया है। और वाकई में हमें उम्मीद है कि जितने भी साथी आज यहाँ इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं, उनके जितने भी कंफ्यूजन होंगे, जितने भी उनके मन में सवाल होंगे डायबिटीज को लेकर के, वो क्लियर हुए होंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि एक आदर्श स्वास्थ्य के लिए 4 स्तंभ होते हैं। हमारा पहला है नियमित व्यायाम, दूसरा है भरपूर आराम, और तीसरा है सकारात्मक सोच, और चौथा है हमारा पोषक तत्व से भरपूर हमारा भोजन। इन चारों शब्दों को हमारे आदरणीय डॉक्टर आर के सिंह सर ने अपने शब्दों में और इतने सरल भाषा में उसको हमारे समक्ष रखा है। मुझे नहीं लगता किसी साथी का कोई कंफ्यूजन होगा या कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो उनको समझ में ना आई हो। जितनी भी जानकारी एक डायबिटीज पेशेंट को देने के लिए हमारे पास होनी चाहिए, वो सारी आज सर ने हमें सरल शब्दों में देने का प्रयास किया है। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूंगी साथियों, कि हमारे आसपास का जो माहौल है, अभी भी प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रही हूँ, कि बहुत सारी भ्रांतियां हमारे मन में, हमारे समाज के द्वारा हमारे मन के अंदर डाल दिया जाता है। किसी कोई बीमारी हो गई तो पहले से अगर वो कल्पामित का प्रोडक्ट यूज करता है तो उसके मन में ये भ्रम जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इस प्रोडक्ट को यूज करके ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो शायद मैंने आपके सामने ये बात रखी है। तो वहां पे हमें धैर्य के साथ उनकी बातों का और या उनकी समस्याओं का हमें निवारण करना है, क्योंकि हम क्या है साथियों, हम डायबिटिक स्पेशलिस्ट बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट भाग हमारा ये होता है धैर्य। अगर हमने इसका वाकई में दिल से परिचय दिया है तो हम कोई भी जंग जीत सकते हैं और हम 1 लाख लोगों तक हम जरूर पहुंचेंगे। मैं ये आज पूरे कल्पामित परिवार की तरफ से हमारे आदरणीय आर के सिंह सर को मैं आश्वासन देना चाहूंगी कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन लाखों करोड़ लोग हमारे साथ खड़े होंगे। तो एक बार पुनः मैं हमारे आदरणीय डॉक्टर आर के सिंह जी का मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे कल्पामित मैनेजमेंट की तरफ से, पूरे कल्पामित परिवार की तरफ से, कि उन्होंने इतनी शानदार और इतनी बेहतरीन
जानकारी हमें दी, हमें उस काबिल बनाया कि हम डायबिटीज रोग से मुक्त कर सकते हैं लोगों को। और आज यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ उनकी बातों को सुना, और मुझे लगता है कि उन्होंने अपने मन में उसको आत्मसात भी किया होगा। तो साथियों, मिलते हैं काल्पनिक सक्सेस एकेडमी के एक नए मिशन के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।